हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं संगम युग के बारे में, जो कि दक्षिण के इतिहास के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध कराता है बच्चों, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे उत्तर भारत का, तो आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में जो भी ग्रामीण बस्तियां बसती हैं, उसका एक मेन कारण था लोहे की खोज। और जब लोहे की खोज होती है उत्तर वैदिक काल के अंदर, और तब से आप देखते हैं कि बहुत ही व्यापक स्तर से जो है वहाँ पे सांस्कृतिक और सामाजिक विकास होते हैं बच्चों, ठीक है। और कह सकते हैं कि लोहे के वजह से वहाँ पे जो खेती से हल करने वाले जो फाल थे वो लोहे के बनने लगे, जिससे खेतों को जोतना आसान हो गया। और जोतने के कारण बच्चों हुआ क्या कि वहाँ पर कृषि एक व्यापक स्तर पे संभव हो सके। उसके बाद अगर देखेंगे तो उसी लोहे के कारण बच्चों वहाँ पे जंगलों की कटाई होती है, जिससे ज़मीन खाली होता है और उस पर कृषि की जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जब कृषि होती है तो उसमें ग्रामीण समुदाय वहाँ पे बसना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि किसी भी फसल के लिए लगभग 4 से 5 महीने लगते थे उस समय, इसलिए उनको वेट करना पड़ता था और इस कारण से वो एक अस्थायी जीवन वहाँ पे व्यतीत करने लगे। अगर आगे चलने का हम प्रयास करें तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे वो ग्राम मिल करके एक राज्य बनाते हैं, जिसके लिए कुछ व्यवस्थाएं करना हमें जरूरी हो गया उस समय के शासकों के द्वारा, जिसे हम कहते हैं कि राज्य व्यवस्था का उदय हुआ। धीरे धीरे देखेंगे कि धातुओं के सिक्के बनने लगे, कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं भी आने लगी वहां पे। लेकिन ये सारे काम जो है ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी तक बच्चों अभी दक्षिण भारत के अंदर ये सारा चीज अभी नहीं हो रहा था। लोहा वहां तक भी पहुंच चुका था, लेकिन वहां पे दक्षिण भारत के अंदर अभी भी खेती उतनी व्यापक नहीं थी बच्चों, या कह सकते हैं कि अभी भी वो लोग महापाषाणिक लोग कहे जाते थे। अब आपके दिमाग में आएगा ये महापाषाणिक क्या होता है। महापाषाणिक का मतलब वैज्ञानिकों ने कह सकते हैं, जो भी इतिहासकार थे, खोजकर्ता थे, उन्होंने उनको महापाषाणिक बेटा इसलिए कहा क्योंकि वे अपने मृतकों को बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए कब्रों के अंदर रखते थे। और उसमें पाया गया कि बहुत सारे मृदभांड कहने का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन होते हैं बच्चों, और मिट्टी के लाल कलर से रंगे हुए बर्तनों को उसमें रखा जाता था, और उनके साथ जो है अस्त्र शस्त्र वगैरह भी दफनाया जाता था। ऐसी मान्यताएं थी कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और मरने के बाद जब वो कहीं भी जाएगा तो वो इन सामानों को यूज करेगा, ऐसी उनकी मान्यता थी। और ये खास करके ये जो सभ्यता थी महापाषाणिक सभ्यता, वो कावेरी नदी के ऊपर स्थित थी बच्चों। अगर आप दक्षिण में देखेंगे सबसे आखिरी वाली जो नदी आती है कावेरी है मुख्य नदी, और उसके ऊपर वाला जो भाग है बच्चों उसमें ये लोग रहा करते थे। तो आज का जो पूरा सेशन है हम इनके ऊपर पढ़ने वाले हैं और देखेंगे किस प्रकार से महापाषाणिक लोग जो है धीरे धीरे अपने सामाजिक स्तर की ओर बढ़ते हैं, और उन्होंने एक समाज की नींव रखी। और हम देखेंगे कि उन्हीं समाज के कह सकते हैं कि महापाषाण के उत्तर काल में, ठीक है बच्चों, उत्तर महापाषाण में 2-3 साम्राज्य आते हैं जिनको हमें याद करने की आवश्यकता है। और उन्हीं साम्राज्यों के कारण जो है बच्चों यहाँ पे एक संगम युग स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है संगम काल, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो संगम का अर्थ क्या है, ठीक है बच्चों। संगम काल का मतलब है जहाँ जिस काल में संगम साहित्य की रचना हुई थी उसको हम लोग संगम काल कह देते हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए देखते हैं संगम काल है क्या। तो अगर आप देख पाएंगे तो चूंकि संगम काल में संगम साहित्य की रचना हुई, और संगम साहित्य क्या है, क्यों संगम नाम पड़ा इस साहित्य का, तो आप कह सकते हैं क्योंकि तमिल कवियों का ये एक सम्मेलन था। बहुत सारे तमिल कवियों ने मिल करके काफी वर्षों तक इस साहित्य की रचना की, ठीक है ना। तो किताबें कहती हैं कि 3 संगम साहित्य कुल 3 संगम हुए थे, ठीक है बच्चों। 3 कवि सम्मेलनों का जो जितने भी कवि थे इन्होंने 3 संगम किए थे। और लगभग ये संगम बच्चों कब तक चला, 9,990 वर्ष, ठीक है, 9,990 वर्ष चला। और 8,598 कवियों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। और बात कहा जाए तो 197 पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। याद रखिएगा ये संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि इतना तो मतलब बढ़ा चढ़ा करके ही बोला गया है, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है बच्चों। ऐसा क्यों संभव नहीं है,
क्योंकि जो पांड्य राजा 197 की बात कर रहा है, इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो है इनको दिक्कत आती है कि अगर एक एक साल भी अगर ये लोग राज करेंगे तो लगभग ये जो है 200 साल के आसपास पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई राजा एक साल तो करेगा नहीं। इस वजह से ये जो संख्या है बच्चों वो कहीं ना कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है, और वैज्ञानिकों जो भी इतिहासकारों का मानना है वो कहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अतिशयोक्ति है। अब दूसरी चीज समझिएगा कि दक्षिण भारत में ब्राह्मणों का समावेश इसी संगम काल में ही होता है। ब्राह्मणों का समावेश इसी संगम काल में होता है। अगर आप देखेंगे कि धीरे धीरे महापाषाणिक लोग जो कि दक्षिण में रहा करते थे वे अब पर्वतों से उतर के आए। जैसे कि देखेंगे कि दक्षिण भारत में पठारी क्षेत्र है बच्चों, और पठारी क्षेत्र थोड़ा सा ऊंचाई पे है, और वो लोग ऊंचाई पे इसलिए रहा करते थे क्योंकि उनको ज़्यादा कृषि से मतलब था नहीं, और नदी की घाटियों में जंगल काफ़ी थे। लेकिन जब आप देखेंगे कि महापाषाणिक युग समाप्त होती लगभग दूसरी ईसा पूर्व शताब्दी के अंदर, वे लोग ऊपर से सीधे नीचे आते हैं नदी घाटियों में और जंगलों को काट करके एक कृषि की संरचना वहां पे रखते हैं बच्चों, कृषि का विकास करते हैं। और कृषि के विकास करने के कारण आप देख पाएंगे कि वहां पे 3 राज्यों का उदय होता है, और वो मुख्यतः 3 राज्य जो हुआ करते थे बच्चों, वे 3 राज्य थे पांड्यन, चेर और चोल। याद रखिएगा, पांड्यन, चेर और चोल ये 3 राज्य बहुत ही मुख्यतः रूप से निकल के आए थे महापाषाणिक काल के बीच में बच्चों। ठीक है, अब जब आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये जो संगम साहित्य है, मैंने बताया 3 संगम हुए थे, और 3 संगम में आप देख सकते हैं कि प्रथम संगम कब हुआ था, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा है बच्चों। प्रथम संगम जो है 4440 वर्ष पूर्व हुआ था। याद रखिएगा, 4440 वर्ष पूर्व जो है प्रथम संगम हुआ था। और ये प्रथम संगम आयोजित कहाँ पे हुआ था, तो मदुरई के अंदर हुआ था बच्चों। ठीक है ना। और दूसरी चीज अगर देखेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अगस्त थे, ऋषि अगस्त कहते थे बच्चों। ठीक है ना, मुनि अगस्त कहते थे, वो इसके प्रथम संगम के अध्यक्ष हुआ करते थे। और बात करें दूसरा संगम कब होता है, तो दूसरा संगम 3700 वर्ष पूर्व में होता है, और ये कपाटपूरम के अंदर है बच्चों। दूसरा संगम जो है कपाटपूरम में होता है, और इसके अध्यक्ष भी अगस्त ही थे, अगस्त ही। और याद रखिएगा, इसी ऋषि अगस्त को माना जाता है कि दक्षिण भारत में वैदिक सभ्यता को ले जाने का कार्य इन्होंने ही किया। नोट करते चलिएगा, जो चीजें जो फैक्ट छूट गया है वो मैं बोलता जाऊंगा बेटा, आप लोग नोट करते जाइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि वैदिक साहित्य को दक्षिण में ले जाने का कार्य कौन करता है, तो ये करते हैं अगस्त, ऋषि अगस्त करते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा जो संगम हुआ था वो 1850 वर्ष पूर्व हुआ था, और आप देख पाएंगे तीसरा संगम भी मदुरई के अंदर हुआ, और इसके अध्यक्ष नक्कीरर थे बच्चों। याद रखिएगा, नक्कीरर जो थे इसके तीसरे संगम के अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है बच्चों कि तृतीय संगम के अध्यक्ष जो थे वो नक्कीरर थे बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि प्रथम संगम कहाँ पे हुआ था, द्वितीय संगम कहाँ पे हुआ था, या तृतीय संगम कहाँ पे हुआ था। ठीक है ना, तो प्रथम मदुरई के अंदर, द्वितीय जो है कपाटपूरम में, और तीसरा भी जो हुआ था वो मदुरई के अंदर हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब बात करें, जो संगम साहित्य था बच्चों वो 2 भागों में विभाजित था। ठीक है ना, कह सकते हैं वो 2 समूहों में विभाजित था। पहला था आख्यानात्मक और दूसरा था उपदेशात्मक। आख्यानात्मक का मतलब कथाएं थी इसके अंदर बच्चों। ठीक है ना, कथाएं थी, और उपदेशात्मक बच्चों कह सकते हैं कि उपदेशों का इसमें क्या था, संकलन था बच्चों। ठीक है, माना जाता है यहाँ पे बच्चों कि संगम साहित्य से बेटा पहले जो है और भी साहित्य हुआ करते थे। ठीक है, संगम साहित्य के पहले बेटा और भी साहित्य हुआ करते थे, और उन साहित्यों की जो संकलन है बेटा आपको आगे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि तोलकाप्पियम, ठीक है बच्चों, तोलकाप्पियम ग्रंथ, मतलब संगम साहित्य के अलावा जो ग्रंथ थे उनमें क्या है, तोलकाप्पियम जो ग्रंथ है बच्चों, तोलकाप्पियम ग्रंथ। देखिए कितना भयानक भयानक नाम है, कहीं गले में अटक गया तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आराम से नाम को पढ़िएगा, तोलकाप्पियम ग्रंथ। अब इसकी रचना किसने की थी, बस ये जो म लगा है ना बच्चों, म को हटा के र लगा दीजिएगा, इनके रचनाकार आपको पता चल जाएंगे। तो रचना किसने की, तो तोलकाप्पियम किया थे बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पे बस म हटाइएगा, र लगा दीजिएगा बेटा, आपको इनकी जो रचनाकार हैं वो पता चल जाएंगे। और ये जो ग्रंथ है
निम्नलिखित कहा जाता है कि तमिल व्याकरण और काव्य के लिए प्रचलित है बच्चों। ठीक है, इस ग्रंथ के अंदर जो है तमिल व्याकरण और काव्य जो है संकलित किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि तमिल व्याकरण का स्रोत कौन सा है, किस ग्रंथ को तमिल व्याकरण और काव्य का स्रोत कहते हैं, तो सीधे तोल्काप्पियम ग्रंथ को आप सीधे आंसर करिएगा बच्चों। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे चलेंगे अगर तो तिरुकुरल जो है बच्चों, तिरुकुरल जो है आपका यहाँ पे एक अन्य ग्रंथ है, और ये जो ग्रंथ है आपका वो दार्शनिक विचारों पे संबंधित है। ठीक है, दार्शनिक विचारों से संबंधित जो ग्रंथ है आपका वो तिरुकुरल है बच्चों। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला जो ग्रंथ है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ शिलापदिकरम। ठीक है बच्चों, शिलापदिकरम जो है आपका वो तमिल साहित्य का उज्जवल रत्न कहा जाता है बच्चों। ये जो ग्रंथ है आपका वो तमिल साहित्य का उज्जवल रत्न कहा जाता है, और इसे कहते हैं कि प्रेम का जो ग्रंथ है इसको प्रेम का ग्रंथ भी मानते हैं बच्चों। याद रखिएगा, प्रेम से संबंधित ग्रंथ भी इसको मानते हैं, लेकिन इसको तमिल साहित्य का उज्जवल रत्न कहते हैं। और इसकी रचना किसने की थी? इलागो आदिगल ने की थी बच्चों। याद रखिएगा यहाँ पे रचनाकार, ठीक है, तो रचनाकार कौन है इस ग्रंथ के? इलागो आदिगल। इलागो आदिगल जो है इनके रचनाकार हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने ये 3 ग्रंथ देखा, और ये ग्रंथ आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर तमिल हम लोग देखेंगे ग्रंथों के बारे में, तो ये तीनों ग्रंथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। किसके साथ? संगम साहित्य के साथ। संगम साहित्य से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो क्वेश्चन आपसे नॉर्मली बनेंगे कि प्रथम संगम कहाँ पे हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय संगम कहाँ पे हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, तृतीय संगम कहाँ पे हुआ था, अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ना, कितने भागों में विभाजित है, तो आप बताएंगे 2 भागों में विभाजित है। इसके अलावा जो ग्रंथ हैं उस समय के आपसे पूछेगा तमिल व्याकरण या काव्य जो है किस ग्रंथ से संबंधित है, तो आपको ये वाला ग्रंथ दे देगा। उसके बाद कहेगा जो दार्शनिक विचार वाला ग्रंथ कौन सा है, तो आपको ये वाला दे देगा। और तमिल साहित्य का उज्जवल रत्न या प्रेम से संबंधित जो कह सकते हैं ग्रंथ है वो आपका ये वाला है, और उसके जो रचनाकार हैं बच्चों ये हैं। याद रहेगा यहाँ तक। अब देखिए जब आगे चलेंगे तो आगे बेटा एक और ग्रंथ है यहाँ पे, कह सकते हैं मणिमेक्कले। मणिमेक्कले एक जो ग्रंथ है, इसमें क्या है, इसमें एक धनी व्यक्ति था कोवलन। याद रखिएगा, एक धनी व्यक्ति कोवलन, और माधवी बेटा एक वेश्या थी। ठीक है ना, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। अगर हम इतिहास को पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे बच्चों कि कोलन एक धनी व्यक्ति था, इसने अपनी पत्नी को छोड़ करके एक वेश्या जो कि माधवी थी इससे जो है शादी किया था उसने, और उसकी जो बेटी होती है उससे संबंधित जो कथाएं हैं बच्चों वो किसमें है? मणिमेक्कले के अंदर है। याद रखिएगा, मणिमेक्कले के अंदर ये सारी कथाएं वहां पे दी गई हैं। अब आगे अगर बात करेंगे बच्चों हम लोग, तो यहाँ देखिए ये जो आपको 3 के 3 मैंने यहाँ पे कह सकते हैं कि साम्राज्य मैंने लिखे हैं, पांड्यन, चोल और चेर। इनकी जानकारी सर्वप्रथम हमें कहाँ से मिलती है? तो अशोक के अभिलेखों से मिलती है बच्चों, क्योंकि दक्षिण में अशोक के माना जाता है कि 12 अभिलेख पाए गए थे बच्चों। ठीक है ना, 12 अभिलेख जो है दक्षिण में पाए गए थे, 3 अभिलेख आंध्र से पाए गए थे, और जो 9 अभिलेख हैं वो तमिलनाडु से पाए गए थे बच्चों। ठीक है, तो 12 अभिलेख जो है अशोक के वहां पे खोजे गए थे दक्षिण के अंदर। यहाँ देखिएगा मैंने संख्या लिख भी दिया है, 12 खोजे गए थे दक्षिण के अंदर अभिलेख। 3 कहाँ से? 3 आंध्र से, और जो 9 थे वो पाए गए थे तमिलनाडु से बच्चों। इसको भी आप याद रखिएगा। दूसरी चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि मदुरई के प्राकृतिक गुफाओं में भी 75 अभिलेख मिले हैं। जो हमारे पुरातत्वविद हैं उनको जो है मदुरई जब वो जाते हैं तो प्राकृतिक के द्वारा जो गुफाएं बनी थी उनके द्वारा उनमें भी 75 अभिलेख इनको मिल गए हैं। और इन्हीं अभिलेखों से हमें क्या प्राप्त होता है? इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इन साम्राज्यों के बारे में जानकारी। मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले कहानी के बारे में जब चर्चा की थी तो मैंने कहा कि ऊपरी इलाकों से ये लोग उतर करके नीचे आए। नीचे आने के कारण इन्होंने क्या किया? जंगलों को साफ किया लोहे से, और जंगलों को साफ करने के तुरंत बाद बच्चों इन्होंने क्या किया? कृषि प्रारंभ कर दी। जब कृषि प्रारंभ कर दी तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उत्तर से कुछ लोग पहुंचते हैं दक्षिण की तरफ। अब ये लोग कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो पहुंचने वाले लोग थे, एक तो व्यापारी थे, दूसरे ब्राह्मण थे, तीसरे बौद्ध थे, चौथे जैन थे, और कुछ योद्धा वगैरह जो है वो पहुंचते हैं दक्षिण में।
अब इन्होंने क्या किया, इनके पहुंचने से उत्तर की जो संस्कृतियां थी, जो आर्थिक या फिर सामाजिक जो भी संस्कृतियां थी बच्चों, वो दक्षिण की तरफ पहुंचती हैं। और कहा जाता है कि आर्थिक और सामाजिक संस्कृतियां जो पहुंचती हैं दक्षिण में, और दक्षिण और उत्तर के इन दोनों के जो मिलाप होता है, इसी को तमिस्कम कहते हैं। याद रखिएगा ये शब्द तमिस्कम, ठीक है बच्चों, तमिस्कम याद रखिएगा। ये तमिस्कम क्या है, उत्तर की और दक्षिण की जो भी संस्कृतियां मिली हैं बच्चों, उन्हें ही क्या कहते हैं, तमिस्कम कहते हैं। इस शब्द को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। जो छूट गया है मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। जो मैंने यहाँ पे नहीं लिख पाया है बच्चों, वो चीज आप लिखते जाइएगा, ठीक है ना। मैं लिख इसलिए देता हूं कि आपको नोट्स बनाने में थोड़ा सा आसानी रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, उत्तर और दक्षिण की जो सामाजिक और आर्थिक संस्कृतियां मिली हैं बच्चों, वे क्या कहलाती हैं, तमिस्कम कहलाती हैं। इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे, अब धीरे धीरे क्या होता है, हम देखते हैं थोड़ा सा पांड्य राजाओं के बारे में। पांड्य, चोल और चेर आप देख पाएंगे अगर भारत की, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे का मैप बना के आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे बच्चों कि ये जो है पांड्यनों की, यहाँ पे क्या है, पांड्यनों का क्षेत्र है बच्चों। ये क्या है, ये वाला जो एरिया है वो पांड्यनों का है, ठीक है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो पांड्यनों के जरा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे चोल साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य बेटा, ये चोल वाले थे, ठीक है बच्चों, चोल थे यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर देखेंगे आप, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे कौन था, तो यहाँ पे चेर हैं बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे चेर रहते हैं, तो याद रखिएगा जरा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये कौन है, ये पांड्यन है बच्चों, पांड्यन है, पांड्यन है यहाँ पे। और दूसरे कौन है बेटा, यहाँ पे चोल हैं। और यहाँ पे तीसरे कौन हो जाएंगे बेटा, आपके ये चेर हो जाएंगे। याद रखिएगा इनका थोड़ा सा, जब आप भारत के निचले हिस्सों को देखेंगे ना, तो यहाँ पे पांड्यन है सबसे नीचे वाले हिस्से पे। यहाँ पे इनके कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व में चोल हैं, और पांड्यनों के दक्षिण पश्चिम की ओर जो है वो चेर है। आज का केरल और जो तमिलनाडु है उसका कुछ हिस्सा, केरल और तमिलनाडु का जो कुछ हिस्सा था वो चेरों का था। अब देखिएगा जरा ध्यान से, अगर हम पांड्यनों के बारे में चर्चा करें बेटा, तो पांड्यन जो है सबसे पहले इनकी जो जानकारी हमें मिलती है वो मेगास्थनीज के अनुसार मिलती है। आपको पता है मेगास्थनीज की एक पुस्तक थी इंडिका, उसमें ये सारा चीज है लिखा हुआ है, और उनके अनुसार ये जानकारी मिलती है पांड्यनों के बारे में सर्वप्रथम, याद रखिएगा। और उसके बाद जो अगर हमें जानकारी जो मिलती है वो अशोक के अभिलेखों से मिलती है इनके बारे में, ठीक है। तो मेगास्थनीज के अनुसार पांड्यन राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। जो पांड्यन राज्य था बच्चों, वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। इस बात को आपको याद रखना है। और दूसरी जो चीज है, आप कह सकते हैं कि इनका जो राज्य था कुछ हद तक मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक महिलाओं ने भी शासन किया था। इसलिए माना जाता है बच्चों कि पांड्यन जो राज्य था कुछ हद तक जो है वो मात्र सत्तात्मक था। इस बात पे जरा आप विचार करिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब दूसरी चीज आपको याद रखना है कि इनकी राजधानी कहाँ पे थी, मदुरई के अंदर थी बच्चों, ठीक है ना। याद रखिएगा इनकी जो राजधानी थी, पांड्यनों की जो राजधानी थी, मदुरई के अंदर थी। और कहा जाता है कि पांड्यनों का जो सबसे महान शासक था, सबसे महान जो राजा था, जरा ये नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखिएगा नेंडुजेलियम, ठीक है बच्चों। नेंडुजेलियन जो है वो पांड्यनों का सबसे महान शासक था। इस बारे में आप इसको नोट करके चलिएगा, सबसे महान शासक, सबसे महान राजा था बच्चों, ठीक है ना। ये कौन था, ये राजा था सबसे महान। आगे चलेंगे तो इनका जो व्यापार था वो रोम साम्राज्य के साथ हुआ करता था, ठीक है ना। रोम साम्राज्य के साथ जो है इनका व्यापार हुआ करता था। और माना जाता है कि ब्राह्मणों का पांड्यन साम्राज्य के अंदर ज्यादा प्रभुत्व था, जिसके कारण ये लोग वैदिक यज्ञ भी करते थे, ठीक है बच्चों, वैदिक यज्ञ भी करते थे। इन बारे में भी आपको जरा यहाँ पे ध्यान से लिख के चलना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब बात आती है बच्चों चोलों के बारे में। जो चोल हैं इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि पांड्य क्षेत्र के उत्तर पूर्व में बेटा, ठीक है ना, पेन्नार व बेलार नदियों के बीच, याद रखिएगा, पेन्नार व बेलार नदियों के बीच इनका साम्राज्य स्थित था चोलों का, ठीक है बच्चों। इस चीज को आपको याद रखना है। इनकी राजधानी जो है उरैयूर है, इस पे भी आपको याद रखना है। और उरैयूर जो है बच्चों वो कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। और कपास जब यहाँ पे ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है सूती कपड़ा ज्यादा होगा। तो सूती कपड़े के लिए अगर आपसे दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है,
सूती कपड़े के लिए सबसे कह सकते हैं कि मशहूर कौन था, तो उदयपुर था बच्चों, या फिर कपास के लिए, कपास के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। याद रखिएगा। इनमें एक राजा हुआ करता था बच्चों, एलारा। ठीक है बच्चों, एलारा एक राजा था जिसने श्रीलंका पे कब्जा किया था और 50 वर्षों तक वहां पे शासन भी किया, और उसके द्वारा लगभग 12,000 जो सैनिक थे वो, यानी कह सकते हैं जो श्रीलंका में रहने वाले 12,000 लोग थे, उनको बंदी बना करके लाया गया था। और उन्हीं बंदियों का इस्तेमाल कौन करता है, कारिकल करता है। माना जाता है कारिकल जो है चोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा था, और इसने पुहार पतन की स्थापना की थी। याद रखिएगा, बहुत पूछता है कि पुहार पतन की स्थापना किसने की थी, तो कारिकल राजा ने की थी। किस वंश का था, तो चोल वंश का था। आगे चलते हैं। इसी ने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाता है बच्चों, और उन्हीं 12,000 बंदियों के सहायता से जो है, उन्हीं के श्रम से जो है 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाता है। इसे भी याद रखेंगे। जब इसकी मृत्यु हो जाती है बच्चों, यानी कि जो करिकल की मृत्यु हो जाती है, तो आने वाले उत्तराधिकारी जो होते हैं बच्चों, उनके काल में पुहार का विनाश हो जाता है बच्चों। ठीक है ना, पुहार पतन हो जाता है, याद रखिएगा। अब आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे आगे जब चलेंगे तो चेरों के पास पहुंचते हैं बेटा। जो चेर साम्राज्य है यहाँ पे, तो चेर जो आज का केरल है बच्चों, केरल और कुछ तमिलनाडु का हिस्सा, वो चेरों का था, और कह सकते हैं कि पांड्यन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और दूसरी चीज बच्चों आपको याद क्या रखनी है कि इनकी राजधानी बहुत लोग मानते हैं कि वेंगी थी, लेकिन वो बहुत ही प्रमाणित नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। ठीक है बच्चों, तो पांड्यन के दक्षिण पूर्व में स्थित है ये। और सबसे महान और प्रतापी जो राजा था वो सेंगुतुवन था बच्चों। सेंगुतुवन जो है सबसे यहाँ पे महान राजा हुआ करता था चेरों का। अब आप इनके व्यापार के बारे में जरा दृष्टिकोण डालेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो तमिल का जो एरिया है, जब दक्षिण भारत का जो एरिया है बच्चों, वहाँ पे मसाले जो है ना वो बहुत ही परफेक्ट मिलते थे बच्चों। ठीक है, जिसमें काली मिर्च जो है वो पश्चिम के लिए बहुत ही लाभदायक हुआ करती थी, और इसीलिए कहा जाता है कि इनका जो व्यापार है रोम साम्राज्य से, तीनों का जो व्यापार है बच्चों, रोम साम्राज्य से, चाइना से, मलय प्रायद्वीप से हुआ करती थी बच्चों। ठीक है ना, हुआ करती थी। अब एक बात और याद रखिएगा कि दोनों में ही जो व्यापार इनका हुआ करता था बेटा, तो समझ सकते हैं कि इनका व्यापार किस चीज़ों से होता होगा। तो काली मिर्च से व्यापार था, वहाँ पे मिलने वाले बहुमूल्य पत्थरों से हुआ करता था, फिर कह सकते हैं कि समुद्र के अंदर जो ये लोग जो मोती निकालते थे उससे भी हुआ करता था इनका व्यापार। तो अन्य प्रकार से ये लोग अपना व्यापार करते थे। सूती कपड़े का व्यापार था, रेशम का व्यापार था, मलमल का व्यापार था, इनके द्वारा ये इंपोर्ट करते थे, यानी निर्यात करते थे, उससे इनका कमाई होता था बच्चों। ठीक है ना। और स्थानीय लेवल पे कह दें तो थोड़ा बहुत कृषि भी होती थी, उतनी व्यापक थी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कृषि से भी इनको कहीं ना कहीं इनके राज्य का प्रशासन चलता था। दूसरी चीज, व्यापारियों से लोग चुंगी लेते थे और मार्गों पे सैनिक उपलब्ध कराते थे उनकी सुरक्षा के लिए, ये भी आपको याद रखना है। और कहे तो यहाँ पे चोलों के लिए माना जाता है बच्चों कि जो चोल साम्राज्य था एक विकसित नौसेना इनके पास थी बच्चों। ठीक है ना, एक विकसित नौसेना के लिए भी इनको जाना जाता है। तो बच्चों आज का ये पूरा का पूरा सेशन कैसा लगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बन सकते थे वो सारा मैंने आज आपको बताया है। आपका ये आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।